हैदराबाद विलय। पटेल के हैदराबाद के लिए रवाना होने का समाचार निजाम को पहले ही मिल चुका था। वे सोच में पड़ गए थे कि पटेल का स्वागत करें या नहीं, क्योंकि अब वे कोई शासक तो रहे नहीं, अब तो केवल युद्ध अपराधी ही थे। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात? निजाम ने अपनी बेगम से कहा। हमने अपना सारा धन लंदन के बैंक में हथियार खरीदने के लिए मोइन नवाज जंग को दे दिया था, लेकिन जब हमने हथियारों को खरीदने के लिए धन निकासी के लिए पत्र भरा तो पता चला कि हमारे खाते में तो पैसे ही नहीं है। तो इतनी बड़ी रकम कहाँ चली गई? निजाम ने अपनी पत्नी से कहा। उस नमक हराम ने वह रकम पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाह के खाते में जमा करवा दी, और जब हमने यह रकम अपने खाते में जमा करवाने की बात की तो बैंक माना ही नहीं। निजाम की पत्नी ने पूछा, मगर क्यों? निजाम ने कहा, क्योंकि वह धन हमारे निजी खाते की जगह राजकोष में से दिया गया था। पत्नी ने कहा, पर आपके पास धन की अभी क्या कमी है? निजाम ने कहा, कमी तो नहीं है, पर बेहिसाब दौलत के अकेले स्वामी होते हुए भी हम भारत सरकार की पुलिस कार्रवाई से हार गए हैं और कासिम रिजवी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वैसे अच्छा ही हुआ कासिम रिजवी पकड़ा गया। पर कासिम रिजवी तो भारत विरोधी आंदोलन के प्रेरणा थे तो सही, पर उन्होंने अंत समय में हमारे साथ विश्वासघात किया और हमें रास्ते से हटाकर स्वयं हैदराबाद के निजाम बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें हमारी शह पर कैद किया गया है। तो अब क्या करेंगे आप? करूंगा क्या? निजाम ने भारी मन से कहा। अब करा ही क्या जा सकता है? हम केंद्र सरकार से समझौता कर लेंगे, इसलिए हमने थोड़ी देर पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि हम भारत सरकार का साथ देंगे तथा पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध ना रहेगा। अल्लाह मेरे शहर को बनाए रखे, आपने सही फैसला लिया है। चलो, कोई तो है हमारे फैसले को सही बताने वाला। शुक्रिया। अच्छा, अब चलता हूँ, एयरपोर्ट जाना है। क्यों? सरदार पटेल आ रहे हैं। ओह, लौह पुरुष, उनकी अगवानी करने तो मुझे भी आपके साथ चलना चाहिए। नहीं नहीं, मुस्लिम औरतें पर्दे और घर में ही शोभा देती हैं। जैसी आपकी इच्छा नाथ। अब नाथ कहाँ, अब तो बूढ़े बैल हो चले। नाथ तो हमारे नथनों में पटेल ने डाल ही दी है। बड़बड़ाते हुए निजाम चल पड़े। उस्मान अली की गाड़ी बेगमपेट हवाई अड्डे की ओर दौड़ चली जा रही थी, लेकिन उस दिन उनकी गाड़ी पर हैदराबाद रियासत का ध्वज नहीं लगा हुआ था। शायद उनका ड्राइवर लगाना भूल गया होगा, या फिर पुलिस एक्शन में मुस्लिम गुंडों की हार के बाद ध्वज लगाने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मैं तो कहता हूँ हिम्मत ही नहीं हुई होगी। जैसे कि एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर गाड़ी पहुंची तो गार्ड ने उसे रोक दिया। ठहरो, बिना अनुमति पत्र के यह गाड़ी हवाई अड्डे के अंदर नहीं जा सकती। आप जानते नहीं गाड़ी किसकी है? निजाम के ड्राइवर ने अकड़ कर कहा। किसकी है? निजाम साहेब की, और वे इसी में है। ओह, भूतपूर्व निजाम साहेब की। भूतपूर्व? ड्राइवर चौंका। भूतपूर्व नहीं तो क्या? यदि भूतपूर्व नहीं होते तो क्या इस गाड़ी पर हैदराबाद रियासत का ध्वज नहीं होता? इतना सुनते ही निजाम साहब बाहर निकल आए। कौन बदतमीज है? बदतमीज नहीं, द्वार रक्षक कहिए श्रीमान। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे जबान लड़ाते हो और सलाम तक नहीं ठोकते? सलाम तो पद और प्रतिष्ठा को ठोका जाता है श्रीमान, और आपने दोनों ही गवा दी हैं। यदि आप बिना संघर्ष किए भारत में मिल जाते तो हर भारतीय आपके चरणों की धूल मस्तक पर लगाता, लेकिन अब कोई आप पर। ठीक है, हमें जाने दो। मगर क्यों? सरदार पटेल का जहाज आने वाला है, उनकी आवभगत करनी है। कुछ फूलों का गुलदस्ता लाएं कि नहीं? लाया हूं ना। दिखता तो नहीं। विलय के संलेख पर हस्ताक्षर करने वाली क्या यह कलम दिखाई नहीं देती? उन्होंने अपनी जेब में लगी कलम की ओर इशारा किया। ओह, आप हैदराबाद का भारत में विलय करने जा रहे हैं। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। नए भारत में आपका स्वागत है। खुशी से जाइए श्रीमान, और आते वक्त मिठाई खाकर जाना मत भूलना। ठीक है, कहकर निजाम गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुरक्षाकर्मी ने मुस्कुराते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया। हे ईश्वर, सच तू बड़ा महान है, तेरे ही कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। बहुत से लोग एयरपोर्ट पर सरदार पटेल के आने की ऐतिहासिक क्षणों का इंतजार कर रहे थे, और फिर स्वर्णिम क्षण आ ही गया।
जैसे ही उनका प्लेन हवाई पट्टी पर उतरा तो निजाम साहब उसकी ओर दौड़े। जब तक वे प्लेन के पास पहुंचे, पटेल भी हवाई जहाज से उतर चुके थे। जय हिंद निजाम साहब, पटेल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जय हिंद, जय भारत। निजाम झुकते हुए स्वतः ही करबद्ध हो गए। वह शासक जो इंग्लैंड के सम्राट के सामने भी मुख उठाकर बातें करता था, आज सरदार पटेल के सामने हाथ जोड़े झुका हुआ खड़ा था। यही वे ऐतिहासिक क्षण थे जिनके कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। मेरे लिए क्या आदेश है? निजाम ने पटेल से पूछा। सम्मेलन के संलेख पर हस्ताक्षर कर स्वयं भी सुखपूर्वक रहें और हमें भी आजादी की खुली हवा में सांस लेने दें। सम्मेलन का संलेख? हम तो अंग्रेजों के अधीन थे और आप हैं स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि, फिर तुम्हारे संलेख पर हस्ताक्षर करना क्या कानूनन है? एकदम कानूनन है, उस्मान अली, पटेल ने उससे कहा। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में व्यवस्था है, तद अनुसार अगस्त 1947 के 15वें दिवस से एक स्वतंत्र अधिराज्य भारत नाम से विदित स्थापित किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 ऐसी सभी अविक्रियाओं, परिवर्धनों, अनुकूलनों तथा संशोधनों सहित जिसके गवर्नर जनरल अपनी आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करें, भारत के अधिराज्य पर लागू होता है। और जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इस भांति गवर्नर जनरल द्वारा अनुकूलित होकर व्यवस्था करता है, तद अनुसार कोई भी रियासत शासक द्वारा सम्मेलन के संलेख पर हस्ताक्षर किए जाने पर भारतीय अधिराज्य में सम्मिलित हो सकती है। कोई भी रियासत सम्मिलित हो सकती है ना? जरूरी तो नहीं? निजाम ने पूछा। जरूरी ही है। क्यों? यह समय की जरूरत है। तो मैं क्या करूं? विलय की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। कहते हुए उन्होंने एक घोषणा पत्र उन्हें थमा दिया। निजाम ने बिना घोषणा पत्र पढ़े उस पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर वहां उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के समक्ष उसे पढ़ना शुरू किया। मैं लेफ्टिनेंट जनरल हिज एक्जल्टेड हाइनेस असफजह मुजफ्फर उल मुल्क निजाम उल मुल्क निजामुद्दौला सरमिनार उस्मान अली खान बहादुर फतेह जंग GCS IGBE शासक राज्य हैदराबाद रियासत उपरोक्त राज्य तथा उस पर अपने प्रभुत्व के अधिकार प्रयोग द्वारा यहाँ पर यह सम्मेलन का संलेख निष्पादित करता हूँ। और पहला, मैं यह घोषित करता हूँ कि मैं भारतीय अधिराज्य में सम्मिलित होता हूँ, इस इरादे से कि भारत के गवर्नर जनरल, अधिराज्य का विधानमंडल, संघीय न्यायालय तथा कोई अन्य अधिराज्य प्राधिकारी सत्ता जो अधिराज्य प्रक्रियाओं के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, मेरे इस सम्मेलन के संलेख के प्रभाव द्वारा परंतु इसकी धाराओं से अनुशासित और केवल अधिराज्य के प्रयोजन से राज्य हैदराबाद दक्षिण इसके अनंतर अभिवृष्टि यह राज्य के संबंध में ऐसे कार्यों के हेतु जिनके करने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जिस भांति यह अधिनियम भारतीय अधिराज्य में अगस्त 1947 के 15वें दिन लागू हुआ, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं यह घोषित करता हूं कि भारतीय अधिराज्य ऐसे प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों द्वारा जैसा वह उचित समझें इस रियासत के जनपद एवं आपराधिक न्याय की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में उन समस्त अधिकारों, शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जो किसी समय सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा सम्राट की ओर से भारतीय रियासतों के साथ उनके संबंधों के विषय में प्रयोग किए जाते थे। दूसरा, मैं यह वैधानिक अनुबंध स्वीकार करता हूं कि विश्वस्त रूप से इस राज्य में मेरे द्वारा अधिनियम के आदेशों को मेरे इस सम्मेलन के संलेख की स्वीकृति के फलस्वरूप उचित रूप से लागू करके प्रभावकारी बनाया जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद 1 की व्यवस्था के प्रतिकूल न होकर मैं अनुसूची में निर्दिष्ट सभी बातों मामलों को स्वीकार करता हूँ जिनके विषय में अधिराज्य का विधानमंडल इस रियासत के लिए कानून बना सकता है। चौथा, मैं यह घोषित करता हूँ कि मैं भारत के अधिराज्य में सम्मिलित होता हूँ,
इस विश्वास पर कि यदि कोई इकरारनामा गवर्नर जनरल और इस राज्य के शासक के बीच होता है तो अधिराज्य के विधानमंडल के किसी कानून से संबंधित इस राज्य के प्रशासन के विषय में कोई कार्य इस राज्य के शासक द्वारा संपन्न किया जाएगा, तो ऐसा कोई भी इकरारनामा इस संलेख का एक भोग होगा और तदनुसार व्याख्या द्वारा उसको प्रभावकारी समझा जाएगा। 5वां, मेरे इस सम्मेलन के संलेख की धाराएं अधिनियम अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किसी प्रकार के संशोधन द्वारा परिवर्तित न होंगी जब तक वह संशोधन मेरे द्वारा इस संलेख के अनुपूरक संलेख में स्वीकृति न होगा। 6, इस संलेख द्वारा अधिराज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं होगा कि वह इस रियासत हेतु कोई कानून बनाए जिसके द्वारा वह किसी कार्य के लिए अनिवार्यतः भूमि अधिग्रहण करे, परंतु मैं उत्तरदायित्व लेता हूं कि यदि अधिराज्य अपने किसी अधिनियम हेतु जो इस राज्य पर लागू है भूमि प्राप्त करना जरूरी समझाएगा तो मैं उसके खर्चे पर भूमि प्राप्त कर दूंगा, अथवा वह भूमि यदि मेरी होगी तो इन शर्त पर जो परस्पर तय हो जाएगी अधिराज्य का हस्तांतरित कर दूंगा, अथवा इकरारनामे की अवहेलना पर भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय स्वीकार करूंगा। 7वां, इस संलेख में कोई बात मुझे अनुबंधित नहीं करेगी कि मैं भारत के किसी भावी संविधान को स्वीकार करने अथवा उसके अंतर्गत भारत सरकार से इकरारनामा करने को बाध्य रहूंगा। 8वां, इस संलेख में कोई बात इस राज्य में या राज्य पर मेरा प्रभुत्व कायम रहने में बाधक ना होगी, सिवाय संलेख की व्यवस्था अनुसार इस राज्य के शासक की हैसियत से जो अधिकार, शक्ति और प्रभुता मुझे प्राप्त है उसके प्रयोग में अथवा जो कानून इस समय इस राज्य में लागू है उनकी वैधता में संलेख की व्यवस्था मान्य होगी। 9वां, मैं यहाँ पर घोषित करता हूँ कि मैं इस राज्य के पक्ष से यह संलेख निष्पादित करता हूँ और इस संलेख का कोई संदर्भ मुझे या इस राज्य के शासक से जहाँ भी होगा वहाँ मेरे अतिरिक्त मेरे वारिसों और मेरे उत्तराधिकारियों से भी उसका संबंध माना जाएगा। मेरा हस्ताक्षर द्वारा आज 18 सितंबर 1948 उस्मान अली।